ओके, तो बात करते हैं हंटिंगटन डिजीज़ की। हंटिंगटन डिजीज़, इसके अंदर क्या है, इस तरीके का प्रोमिनेंट वेंट्रिकल देखने को मिलता है सबसे पहले। ठीक है। हंटिंगटन डिजीज़ के अंदर क्या है, हंटर, पहली बात तो ये कि ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है। ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है तो हंटर इन अ केज, केज से याद रखो CAG, केज। तो सी से हम और क्या बात याद रख सकते हैं कि इसके अंदर कोडेट एट्रोफी देखने को मिलती है। इसके अंदर एसिटाइल कोलिन के लेवल भी जो होते हैं वो भी कम होते हैं, और इसके अंदर गाबा का लेवल भी कम होता है। तो क्या बड़ा होता है इसके अंदर, देखो CAG से अच्छा निमोनिक बन गया ना ये, कि कोडेट एट्रोफी है, एसिटाइल कोलिन के लेवल भी कम है और गाबा भी कम है। तो बड़ा होता है इसके अंदर डोपामीन, सिर्फ डोपामीन बड़ा होता है। इनहेरिटेंस पैटर्न की बात करें तो हंटर्स डिजीज़ है, हंटर इज़ डोमिनेटिंग, सो ये होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब हमने बोला था केज, केज कहा था ना हमने, तो केज के अंदर कितने लेटर्स है, 4 है, 1 2 3 4। तो क्रोमोसोम नंबर 4 जो होता है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। आगे हम बात करते हैं फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की। तो इसके अंदर इस तरीके का लार्ज ईयर देखने को मिलता है, शार्प जो देखने को मिलता है। इसके अलावा कंजेनाइटली जायंट गोनेट्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर। कंजेनाइटली, कंजेनाइटली का मतलब C, जायंट का मतलब G और गोनेट्स का मतलब G। तो इसी से इसके ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट का पता चल जाता है CGG। ठीक है। इनहेरिटेंस पैटर्न की बात करें तो ये X लिंक्ड होता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। कैन बी डोमिनेंट, कैन बी रिसेसिव। जीन होता है इसके अंदर FMR जीन। यहाँ पे MR का मतलब होता है मेंटल रिटार्डेशन, तो एक फीचर क्या होता है इसके अंदर, मेंटल रिटार्डेशन भी होता है। फिर मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी के अंदर हमें इस फोटो को याद रखना है, कांट टर्मिनेट ग्रिप, तो CTG हो गया, कांट टर्मिनेट ग्रिप। C से याद रखो क्रिसमस कैटरैक्ट इसके अंदर देखने को मिलता है, उसकी फ़ोटो ऐसी होती है। T का मतलब हो गया इसका टेस्टिकुलर एट्रोफी मिलती है इसके अंदर। और G से हो गया हाइपो एट्रोफी, ये भी हमने कम किया। गामा ग्लोबुलिनीमिया, हाइपो गामा ग्लोबुलिनीमिया, ठीक है, कम कर रहे हैं इसके अंदर हम चीज़ें। हैचेट फेशीज देखने को मिलता है इस तरीके का। ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 19 होता है और DMPK जीन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेडरिक अटैक्सिया की। फ्रेडरिक अटैक्सिया, इसके लिए निमोनिक है हमारे पास कि लेडी गागा डांस करते हुए गिर जाती है, फिर लेडी गागा रिसेशन में चली जाती है। ठीक है। तो रिसेशन से हमें पता चला कि ये ऑटोसोमल रिग्रेसिव होता है इसका इनहेरिटेंस पैटर्न। लेडी गागा, गा याद रखो सिर्फ, GAA, ये इसका क्या हो गया, रिपीट हो गया, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट, GAA। तो यह इनहेरिटेंस पैटर्न, सॉरी ये इंसिडेंट हुआ था जब लेडी गागा 9 साल की थी, शी वॉज अ किड। तो क्रोमोसोम नंबर 9 हो गया। म्यूटेटेड जीन इसके अंदर होता है फ्रेटेक्सिन। स्कोलियोसिस की बात करते हैं, स्कोलियोसिस मिलता है फ्रेडरिक अटैक्सिया के अंदर। तो स्कोलियोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोब एंगल 10 डिग्री से ज़्यादा का है तो मतलब स्कोलियोसिस है। मैनेजमेंट की बात करें तो 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में है कोब एंगल, तो इसे हम मैनेज करते हैं ब्रेसेस के थ्रू। लेकिन अगर 40 डिग्री से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। अब अगर इस तरीके का आर्च दिख रहा है तो इसे कहते हैं हम पैस केवस, और इस तरीके का ये जो टो है इसे कहते हैं हैमर टो, हैमर टो को हम हेलिस वल्गस भी कहते हैं। लेडी गागा को दिल की दिक्कत हो गई और फिर वो मर गई इवेंचुअली। तो फ्रेडरिक अटैक्सिया के अंदर हमें और क्या देखने को मिलता है, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है। अब बात करते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है, देखो इसके लिए हमको क्या है, ये 4 नंबर लिखने होंगे, 8 11 14 और 18, 8 11 14 और 18। तो ये याद रखना है हमें
कि अगर 8 नंबर के साथ में कोई भी सम संख्या आती है, इवन नंबर आता है, जैसे कि 14 हो गया या 22 हो गया या 2 हो गया, तो उस कंडीशन में हमें सोचना होता है बर्किट लिम्फोमा के बारे में कि जो डायग्नोसिस है वो किसकी है, बर्किट लिम्फोमा की है। लेकिन अगर 8 के साथ 21 है तो ये क्या हुआ, ये हो गया AML, और AML के अंदर भी कौन सा वाला AML हो गया, ये हो गया M2। ठीक है, तो ये ट्रांसलोकेशन किसका था, बर्किट लिम्फोमा का। हमने बात की, और हमने बात करी AML M2 के अंदर कौन सा ट्रांसलोकेशन होता है। फिर देखो इस तरीके से 8 का काम तो हो गया है ना। अब 11, 14, 18 की बात करते हैं। तो 11 और 18 इन दोनों को ले लेते हैं, मार्जिन वाले लिए नहीं हमने, तो मार्जिन वाले हमने उठाए, तो इसे हमने कह दिया मार्जिन जोन लिम्फोमा, मार्जिनल जोन लिम्फोमा। इसे हम माल्टोमा भी कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं हम, माल्टोमा भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब देखो 14 और 18 को ले लेते हैं। तो 14 को इंग्लिश में बोलते हैं 14, तो 14 से हो गया क्या, फॉलिक्यूलर लिम्फोमा। तो फॉलिक्यूलर लिम्फोमा का ट्रांसलोकेशन क्या हो गया, 14 हो गया और 18 हो गया। ट्रांसलोकेशन इसमें 14 और 18 हो गया। अब कौन सा नंबर रह गया, मेरे हिसाब से 11 और 14 रह गया है नंबर, 11 और 14। तो देखो EL मेंटल लिम्फोमा, ठीक है, ये किसके अंदर ट्रांसलोकेशन देखने को मिलता है, मेंटल लिम्फोमा के अंदर। तो हमने सारे ट्रांसलोकेशन की बात करी ऑलमोस्ट। अब देखो AML जो होता है वो माइलोपेरोक्सीडेज होता है इसके अंदर, लेकिन जो M0 होता है वो MPO नेगेटिव होता है। M2 की क्या खासियत होती है, इसके अंदर क्लोरोमा देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है ये। ट्रांसलोकेशन की हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि 8 और 21 इसके अंदर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होता है। M3 की बात करते हैं, तो M3 को हम और क्या कहते हैं, M3 को अक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, और क्या कहते हैं इसको हम, अक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया। तो M3 के अंदर क्या होता है, प्रोमाइलोसाइट होती है, दे हैव डेंसिटी ऑफ और रोड्स, इसके अंदर और रोड्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है इसके अंदर ट्रांसलोकेशन, इसके अंदर ट्रांसलोकेशन होता है 15 एंड 17, और M3 के अंदर इस तरीके की फैगोट सेल्स भी देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट होता है इसका A से 18, A से एक और चीज़ होती है आर्सेनिक ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है। M4 4 चौके 16 होता है, तो इन्वर्जन 16 देखने को मिलता है किसके अंदर, M4 के अंदर। और M4 और M5 दोनों के अंदर क्या मिलता है, मोनोसिटिक डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। अब मोनोसिटिक डिफ्रेंशिएशन है तो क्या होगा, इससे स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू डिफ्यूजन होगा, और इसे हम कहते हैं ल्यूकीमिया क्यूटिस। मतलब ल्यूकीमिया क्यूटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन, M4 और M5, क्योंकि इसमें क्या होता है, मोनोसिटिक डिफ्रेंशिएशन होता है। M6 की बात करें तो M6 के अंदर एरिथ्रोइड डिफ्रेंशिएशन होता है, और M7 जो होता है वो मेगा कैरियोसिटिक होता है, मोस्ट कॉमन होता है डाउन सिंड्रोम के अंदर। इट इज़ आल्सो एसोसिएटेड विद फाइब्रोसिस, सो देयर विल बी ड्राई टैप। ये पूरी बात हो गई M7 की। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया इन डाउन सिंड्रोम, तो उसका आंसर होता है ऑल, ALL। लेकिन अगर AML के अंदर बात की जाए तो M7 होता है किसके अंदर, 3 साल से छोटे बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमनली ल्यूकीमिया कौन सा होता है, AML होता है, M7। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि CSF एनालिसिस के अंदर कंडीशन वेयर इमेजिंग इज डन बिफोर लंबर पंक्चर, तो उसके लिए एक निमोनिक है हमारे पास, फेल SP। F से क्या हो गया, हिस्ट्री ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। A से क्या हो गया, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। I से क्या हो गया, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड।
एल से क्या हो गया, लीजन दैट इज नॉन, एस से क्या हो गया, सीजर हो गया, और पी से क्या हो गया, पेपिलेडेमा हो गया, इंक्रीज्ड आईसीटी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यूरिन कास्ट के बारे में। तो अगर हाइलिन कास्ट मिलती है, कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, पहली बात। बिनाइन कास्ट होती है, ये दूसरी बात। इट कैन बी नॉर्मल एंड इट कैन बी सीन इन प्रेगनेंसी। ये इस तरीके का ये WBC कास्ट होता है, जो कि पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर देखने को मिलता है। और ये इस तरीके का ये RBC कास्ट होता है एंड इट इज़ सीन इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये हो गया ग्रेनुलर कास्ट, ये हो गया मडी कास्ट। ये कहाँ देखने को मिलता है हमको, अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा एक ब्रॉड कास्ट होता है, एक वैक्सी कास्ट होता है। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के अंदर देखने को मिलता है, ब्रॉडकास्ट और वैक्सी कास्ट। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, इसके लिए हमें याद रखना है 214 लो मोर, मतलब 214। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे पोटेशियम, कैल्शियम, pH, और यहाँ पे लिखेंगे नेफ्रोलिथियसिस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो पोटेशियम के संबंध में हमने कहा लो मोर। ठीक है, ये रैंक 1 पे जो आते हैं वो सब चीज़ में क्या होनी चाहिए होती है, बढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो इसमें कम कर दो, इसमें कम कर दो, इसमें pH 5.5 से कम कर दो, इसमें pH 5.5 से कम कर दो, और इसके अंदर इसको अवार्ड भी मिलता है। नेफ्रोलिथियसिस क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो ये हो गई इनकी फाइंडिंग, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 है, 1 है या 4 है। 214 लो मोर। अब देखो टाइप 2 RTA की हम बात करें तो इसके लिए निमोनिक फो फैनकोनी एनीमिया में मिलता है, ये एसिटाजोलामाइड के कारण हो सकता है ये। इसके अलावा W से हो गया विल्सन डिजीज़, तो विल्सन डिजीज़ में भी ये हो सकता है। टाइप 1 RTA की हम बात करें तो शोगरन सिंड्रोम के अंदर ये मिलता है, ऑटोइम्यून हो सकता है। इसके अलावा एम्फोटेरेसिन इसका कोज हो सकता है। टाइप 4 की बात करें तो इसके अंदर कल्प्रिट क्या आता है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, ये सब बात समझ में आती है। ओके, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो हमें बताना है फाइंडिंग, लैब फाइंडिंग। लैब फाइंडिंग हमें किस किस की बतानी है, लैब फाइंडिंग हमें बतानी है कैल्शियम की, फॉस्फेट की, पैराथायरॉयड हार्मोन की और ALP की। और हमारे पास ये कितनी सारी बीमारी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब मेनली 10 बीमारियाँ हैं हमें तुम्हें। और इसके अंदर हमें फाइंडिंग के बारे में कमेंट करना है कि कैल्शियम किसके अंदर बढ़ेगा या घटेगा, फॉस्फेट किस में बढ़ेगा या घटेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन किस में बढ़ेगा या घटेगा, और ALP किसके अंदर बढ़ेगा या घटेगा। तो इसके अंदर बहुत ही सिंपल है, ओस्टियोपोरोसिस। ये सिंपल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सब नॉर्मल रहता है। इसमें कैल्शियम नॉर्मल रहेगा, फॉस्फेट नॉर्मल रहेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन नॉर्मल रहेगा और ALP भी नॉर्मल रहेगा। ये तो सबसे सिंपल सा था। पेजेड डिजीज़ भी सिंपल है, इसके अंदर भी सब नॉर्मल रहता है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। इसके अंदर क्या है, अपना ALP बड़ा होता है। स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ये भी बहुत सिंपल है, इसके अंदर भी सब नॉर्मल होता है।
ठीक है। मल्टीपल माइलोमा की बात करें तो सिर्फ इसके अंदर कैल्शियम बड़ा होता है बस। ठीक है, तो अब हमारे पास आती है ये 7 बीमारियां बची है ना। तो एक नियम होता है सिंपल सा कि विटामिन डी की जब बात होती है तो कैल्शियम और फॉस्फेट ये दोनों साथ साथ घटते हैं या साथ साथ बढ़ते हैं, साथ साथ बढ़ते हैं या साथ साथ घटते हैं। ठीक है, जब बात हो पैराथायरॉयड हार्मोन की तो उस कंडीशन में ये अगर कैल्शियम बढ़ेगा तो फॉस्फेट घटेगा और अगर कैल्शियम घटेगा तो फॉस्फेट बढ़ेगा। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है। अब रिकेट्स के अंदर क्या होता है, विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी होती है तो उससे क्या होता है, कैल्शियम की कमी होती है। शरीर में कैल्शियम कम हो गया, हम जानते हैं कैल्शियम कम है और विटामिन डी की बात हो रही है तो फॉस्फेट भी कम हो जाएगा। अब कैल्शियम कम है तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन बोन पे जाता है और बोन पे जाके कैल्शियम रिलीज करवाता है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन इसमें बढ़ा हुआ मिलेगा। पैराथायरॉयड हार्मोन के साथ एएलपी भी बढ़ता है। तो ये फाइंडिंग हमको देखने को मिलती है किसके अंदर, रिकेट्स के अंदर। बात करते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, तो मतलब पीटीएच बढ़ा हुआ है। पीटीएच बढ़ा हुआ है तो बहुत सारा कैल्शियम ये रिलीज करवाएगा, तो कैल्शियम भी बढ़ जाएगा। अब पीटीएच है और कैल्शियम बढ़ रहा है तो पैराथायरॉयड हार्मोन ऑटोमेटिकली क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और पीटीएच बढ़ा हुआ था तो एएलपी भी बढ़ जाएगा। तो अब हमारे पास बची 1 2 3 4 5, 5 बीमारियां बची हमारे पास। अब हम बात कर लेते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की। नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन जो होगा वो कम होगा। एक बात और ध्यान रखनी है कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अंदर जो एएलपी होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन इसमें कम हो गया। पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो गया तो कैल्शियम बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। कैल्शियम घटा पैराथायरॉयड हार्मोन की उपस्थिति में तो फॉस्फेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब हमारे पास बचा स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो ये क्या होता है, इसी की जैसे सिंपल सेम टू सेम इसी की तरह होता है, लेकिन ये क्या है, झूठ बोल रहा था। स्यूडो हाइपो, कोई हाइपो वाइपो नहीं है, एक्चुअली ये तो बड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास बचा सार्कोइडोसिस, हाइपर कैल्शीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी और सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो देखो यार, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म ये भी क्या है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म ये भी सिंपल सा है। इसके अंदर भी ये पैराथायरॉयडिज्म बड़ा होता है, एएलपी बड़ा होता है। ये जो फाइंडिंग है हमें इन फाइंडिंग को उल्टा पुल्टा लिखना है। तो ये हो गया, सीकेडी के अंदर देखने को मिलता है। तो इसमें क्या करना है, हमें प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के बारे में लिखना है पहले, और उसी में ये कैल्शियम फॉस्फेट को उल्टा पुल्टा कर देना है। हाइपर कैल्शीमिया ऑफ मैग्नीशियमिया, तो इसके अंदर क्या होता है, एक पैराथायरॉयड हार्मोन लाइक पेप्टाइड रिलीज होता है। तो उसमें क्या होता है, पैराथायरॉयड, इसका जुड़वा भाई आ जाता है, पैराथायरॉयड हार्मोन लाइक पेप्टाइड। तो पीटीएच तो कम होता है लेकिन काम सारे ये वही करता है, ये बढ़ा देता है, ये घटा देता है और ये भी बढ़ा देता है। अब बचा सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस के अंदर क्या होता है, जो ग्रेनुलोमा होता है वो विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी ज़्यादा होगा तो कैल्शियम ज़्यादा होगा, कैल्शियम ज़्यादा होगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन कम रिलीज होगा। देखो कैल्शियम ज़्यादा हुआ तो फॉस्फेट भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, और पैराथायरॉयड हार्मोन इसमें कम होगा और एएलपी इसमें नॉर्मल होगा। सो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है वैसे तो, बट वी डन इट। ठीक है।
अब बात करते हैं ADH। अब बात करते हैं यूरिन ऑस्मोलैलिटी की, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी की, सीरम सोडियम की, और ये सब बातें। तो ये भी सिंपल है। देखो पहले कुछ बातें हैं कि ADH जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यूरिक एसिड के। पहली बात तो यही हो गई। इसके अलावा सोडियम एक मेजर कंपोनेंट होता है प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी का। तो अगर प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी बढ़ेगी तो सोडियम कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। ठीक है। अब देखो अगर ADH ज़्यादा हुआ तो यूरिन ऑस्मोलैलिटी घटेगी या बढ़ेगी? यूरिन ऑस्मोलैलिटी एंटी डायूरेटिक, तो यूरिन ऑस्मोलैलिटी भी बढ़ेगी। तो ऐसा ही ADH के अंदर क्या होता है, बहुत सारा ADH होता है हमारे पास, तो उससे क्या होगा, यूरिन ऑस्मोलैलिटी बढ़ेगी। यूरिन ऑस्मोलैलिटी बढ़ेगी तो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी घटेगी। प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी घटेगी तो सीरियम सोडियम ये भी क्या होगा, घटेगा। तो एक तरीके से हाइपोनाट्रीमिया हो गया। और ADH ज़्यादा है तो यूरिक एसिड इसमें क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये देखा हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेंट्रल डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, ADH की कमी होती है। ADH की कमी होगी तो यूरिन ऑस्मोलैलिटी भी कम हो जाएगा। ठीक है। यूरिन ऑस्मोलैलिटी कम तो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा तो सोडियम भी ज़्यादा, सोडियम ज़्यादा। ठीक है। ADH कम है तो इसमें भी यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो नेफ्रोजेनिक जो होता है इसमें क्या होता है, ADH बहुत सारा होता है, होने को तो बहुत सारा होता है लेकिन उसका कोई काम नहीं होता है। तो इसके अंदर भी यही फाइंडिंग होती है, ऑलमोस्ट सेम। बस एक डिफरेंस आता है कि इसके अंदर ADH पड़ा हुआ है तो यूरिक एसिड लेवल क्या होते हैं इसमें, कम होते हैं। सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। प्राइमरी पॉलीडिप्सिया की बात करें तो इसके अंदर सभी घटा होता है। ठीक है। ये तीनों वाटर डिप्रिवेशन टेस्ट के अंदर भी आता है। सेरेब्रल साल्ट वेस्टिंग की बात करें तो साल्ट वेस्ट हो गया तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा यूरिन ऑस्मोलैलिटी इसके अंदर बड़ी होती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात करें तो उसमें भी यूरिन ऑस्मोलैलिटी बड़ी होती है ड्यू टू हाई ग्लूकोज। ठीक है। आगे हम बात करते हैं SI-ADH की। तो SI-ADH में क्या है, यू वोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। कौन सा, यू वोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। ऐसा क्यों, इसके अंदर एडिमा नहीं होता है, क्यों, ड्यू टू ANP एस्केप। एक होती है बीमारी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, इसे कौन सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अंदर भी कोई एडिमा नहीं देखने को मिलता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, एल्डोस्टेरोन एस्केप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब एक लास्ट चीज़ बची है और फिर ये सब ख़त्म हो जाएगा। ये सिंपल सा है वैसे भी। देखो नॉर्मली pH क्या होता है, 7.4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 40 होता है और बाइकार्बोनेट 24 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड होता है और बाइकार्बोनेट जो होता है वो बेस होता है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो pH तो कम होगी। प्राइमरी चेंज किस में देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक बोल रहा है तो बाइकार्बोनेट इसके अंदर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, एसिडोसिस है और ये बेस होता है तो ये घटेगा। कंपनसेशन में एसिड क्या होगा, एसिड को तो बढ़ना चाहिए ना उसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, तभी तो बैलेंस कर पाएगा, तो ये भी घटेगा। ठीक है। एल्कोलोसिस में pH बढ़ेगा, मेटाबॉलिक है तो बाइकार्बोनेट भी इसमें क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। कंपनसेशन में CO2 भी बढ़ता है। ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात कर लो तो एसिडोसिस से तो pH कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा इसके अंदर, बढ़ा होगा, तो बाइकार्बोनेट भी इसके अंदर क्या होगा, बढ़ा होगा। और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस pH बढ़ी होगी इसके अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगा इसके अंदर, pH कम होगा, तो कंपनसेशन में बाइकार्बोनेट भी इसमें कम होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए एक ये फॉर्मूला होता है कंपनसेशन के लिए, विंटर फार्मूला कहते हैं इसे हम, 1.5 मल्टीप्लाई बाय बाइकार्बोनेट +8 ±2। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस के अंदर हम करते हैं लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर करते हैं तो हमें मिलता है CSF, और फिर हम उस CSF की एनालिसिस करके पता लगाते हैं कि इस मेनिंजाइटिस का कोज जो है
वो बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है या ट्यूबरकुलर है। ठीक है, तो इसमें कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन भी होती है। कुछ चीज़ें इसमें क्रिस्टल क्लियर है, कुछ चीज़ें क्रिस्टल क्लियर इसमें नहीं है। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मली बात करते हैं हम, CSF का कलर जो होता है वो क्लियर कलर होता है, साफ सुथरा होता है। WBC 0 से 5 पाई जाती है। ग्लूकोज 40 से 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। प्रोटीन की बात करें तो लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्रोटीन होता है। और ओपनिंग प्रेशर की बात करें तो वो होता है 50 to 180। ये तो हो गई नॉर्मल बातें। अब हमें बात करनी है बैक्टीरियल, TB, वायरल, फंगल, इनके केसेस के अंदर कि क्या क्या होता है। अब एक बात जान लो कि बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलर इन दोनों के अंदर ओपनिंग प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, वायरल के अंदर ओपनिंग प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। वायरल के अंदर ओपनिंग प्रेशर कैसा होता है, नॉर्मल होता है। इवन फंगल के अंदर भी क्या होता है, ऑलमोस्ट नॉर्मल ही होता है। ठीक है, GBS के अंदर हम बात करें तो क्या फाइंडिंग मिलती है CSF पे, तो GBS के अंदर मिलता है एल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन। तो ये क्या है, ये CSF फाइंडिंग है किसकी, GBS की। बात करें हम MS की, तो MS के अंदर क्या फाइंडिंग मिलती है, MS के अंदर मिलता है डिससेमिनेशन इन द टाइम एंड स्पेस। ठीक है, इसके अलावा और क्या मिलते हैं MS के अंदर, ओलिगो क्लोनल बैंड्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें तो हो गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं CSF का कलर। सिर्फ कलर दे के हम पहचान लेंगे कि ये बैक्टीरियल है या ट्यूबरकुलर है या फिर वायरल है। ठीक है, तो जो बैक्टीरियल होता है CSF, उसका कलर होता है टर्बिड। तो अगर क्वेश्चन में टर्बिड लिखा हुआ है तो समझ जाना कि ये क्या है, बैक्टीरियल कॉज है। ट्यूबरकुलर की बात करें तो ट्यूबरकुलर के अंदर होता है कोबवेब कोगुलम। ये देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ट्यूबरकुलर के अंदर जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, क्लियर होती है, या कह दो कोबवेब फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। और जो वायरल होता है उसके अंदर भी कैसी होती है, क्लियर होती है। क्लियर नहीं होती, क्लाउडी होती है, सॉरी क्लाउडी होती है। अब कहीं कुछ जगहों पे क्लियर लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे क्लाउडी लिखा हुआ है, तो ये कन्फ्यूजन का विषय है। लेकिन ये टर्बिड होता है, ये कोबवेब या क्लियर होता है, ये कंफर्म है। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये वायरल क्लाउडी होता है। अब बात करते हैं हम WBC की। WBC की बात करें बैक्टीरियल के अंदर तो इसका काउंट होता है 1000, इतना सारा बढ़ गया। ठीक है, और ट्यूबरकुलर के अंदर ही कितना होता है, देखो WBC बढ़ता है, सबके अंदर बढ़ता है, बैक्टीरियल में भी बढ़ता है, ट्यूबरकुलर में भी बढ़ता है, वायरल में भी बढ़ता है। अंतर क्या आता है कि बैक्टीरियल के अंदर पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर मतलब न्यूट्रोफिल्स बढ़ती है प्रीडोमिनेंटली। वहीं हम बात करें वायरल की या ट्यूबरकुलर की तो उसके अंदर प्रीडोमिनेंटली लिम्फोसाइट्स बढ़ती है। तो ये एक डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स बढ़ती है किसमें, बैक्टीरियल में। वही TB की बात करें, वायरल की बात करें तो इनमें प्रीडोमिनेंटली लिम्फोसाइट्स जो होती है वो बढ़ती है। ग्लूकोज की बात करें तो ये बैक्टीरियल में कम होता है, TB में भी कम होता है, लेकिन वायरल में कैसा होता है, नॉर्मल होता है।
वही हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन बैक्टीरियल में बढ़ता है, टीबी में भी बढ़ता है, लेकिन नॉर्मल होता है किसमें, वायरल में। तो बस यही है, फंगल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो इस हिसाब से हमारी ये पूरी चार्ट कंप्लीट हो गई है। सो दिस इज़ ऑल। तो ये क्वेश्चन है वायरल मार्कर्स के बारे में, वायरल हेपेटाइटिस मार्कर के बारे में। तो ये देखो, ये जो सबसे पहले बढ़ रहा है ना, हमें याद रखना है, जो सबसे पहले बढ़ रहा है ये है HBS एंटीजन। क्या है ये? HBS एंटीजन है जो सबसे पहले बढ़ता है। ये जब ख़त्म होता है और उसके बाद में ये जो आ रहा है, देखो मैं बताता हूँ, 1 मिनट, मैं लेज़र पेन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये है HBS एंटीजन इस तरीके से, तो ये यहाँ पे ख़त्म हुआ और उसके बाद में ये जो चालू हुआ यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम एंटी HBS, ठीक है। तो इस एंटी HBS की दो खासियत है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रिकवरी, या फिर ये रिप्रेजेंट करता है वैक्सीन को, दैट यू आर वैक्सीनेटेड। तो एंटी HBS जो होता है वो जीत का मार्कर होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिख रखा है, HBS एंटीजन और एंटी HBS विल नेवर को एग्जिस्ट। हमने देखा कि जैसे ही ये ख़त्म हुआ यहाँ पे, जैसे ये ख़त्म हुआ तो ये चालू हो गया, है ना। और कोई कलर है क्या लेज़र पेन का? चलो छोड़ो, यही ठीक है। तो ये बात समझ में आती है। अब आगे क्या है, विंडो पीरियड। विंडो पीरियड क्या होता है? विंडो पीरियड में ना HBS एंटीजन दिखता है और ना ही एंटी HBS देखने को मिलता है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा विंडो पीरियड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस छोटू की। HBS एंटीजन है, उसके बाद में ये जो छोटू है, ये छोटू क्या है? ये है हमारा HBE एंटीजन। तो अब ये HBE एंटीजन क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज़ अ मार्कर ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। इट इज़ अ मार्कर ऑफ वायरल रेप्लिकेशन एंड इन्फेक्टिविटी। तो ये हमें याद करना है इसके लिए, HBE एंटीजन की। अब देखो, जब ये HBE एंटीजन ख़त्म हुआ यहाँ पे, तो फिर ये यहाँ पे कुछ स्टार्ट हो गया ना, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है एंटी HBE। सिंपल है, ठीक है। अब क्या बचा? योर कोर, मतलब योर सोल इज़ फॉर लाइफ। तो ये जो इस तरीके से ये जो दिख रहा है ना, ये से जो दिख रहा है फॉर लाइफ, फॉर लाइफ का मतलब क्या? ये है हमारा एंटी HBC कोर फॉर लाइफ। अब ये एंटी HBC भी दो तरीके का होता है। ये इम्यूनोग्लोबिन M के फॉर्म में भी होता है, इम्यूनोग्लोबिन G के फॉर्म में भी होता है। तो याद रखो, इम्यूनोग्लोबिन M बढ़ा हुआ है तो मतलब अक्यूट इन्फेक्शन, और अगर G बढ़ा हुआ है तो मतलब क्रोनिक इन्फेक्शन। ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये वायरल मार्कर की हमने बात कर ली इजीली, तो इजी।